हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करेंगे गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर बड़े भाई साहब। अब बड़े भाई साहब में आप चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना और मैंने वीडियो में जो समझाया है आप उस वीडियो को एक बार फिर देख लीजिए। अब इस बड़े भाई साहब में मेन पॉइंट क्या क्या है। फर्स्ट देखिए, बड़े भाई साहब का व्यक्तित्व, मतलब बड़े भाई साहब का व्यक्तित्व किस तरह का था, किस तरह का उनका नेचर था। सेकेंड, बड़े भाई साहब के निर्देश और नसीहतें, वो अपने छोटे भाई को सुधारने के लिए किस तरह का निर्देश देते थे और कितनी नसीहतें देते थे। वो चाहते थे कि मेरा भाई सुधरे और आगे बढ़े। लेखक द्वारा पढ़ाई के संबंध में योजनाएं बनाना, लेखक क्या करता था, टाइम टेबल बनाता था पढ़ने के लिए, और वो कब तक, सिर्फ बनाने तक ही सीमित रहता था, वो उनको फॉलो नहीं कर पाता था। फोर्थ है वार्षिक परीक्षा और लेखक का परीक्षाफल। जैसे लेखक परीक्षा देता था और उसका परीक्षाफल हमेशा अच्छा ही आता था, उसके बारे में बताया गया है। शिक्षा के नाम पर छात्रों पर होने वाले अत्याचार, किस किस तरह से बड़े भाई साहब अपनी बड़ी कक्षाओं के बारे में बताते थे, और बड़े भाई साहब ये भी जानते थे कि वो बार बार फेल हो रहे हैं तो उसके पीछे भी उनके ऊपर कुछ न कुछ अत्याचार हो रहा है, ऐसा बड़े भाई साहब को मानना था। एक बार फिर बड़े भाई साहब फेल हुए और लेखक फिर एक बार अव्वल आ गए। लेखक हमेशा खेलना कूदना भी करते थे पर वो हर साल प्रथम श्रेणी में पास होते थे और नए दर्जे मतलब नई क्लास में आते थे। बड़े भाई साहब के व्यवहार में परिवर्तन, बड़े भाई साहब के व्यवहार में कब परिवर्तन आया, जब वो 2 बार फेल हो गए, तब वो कुछ समय तक अपने भाई ज्यादा नसीहतें नहीं देते थे। वो खुद देखना चाहते थे कि ये किस रास्ते पे चलता है, मतलब ये परीक्षा में बार बार अव्वल आ रहा है तो कहीं इससे उसके मन में अहंकार के भाव तो नहीं आ गए, इसलिए कुछ समय उन्होंने अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लिया था। फिर लेखक रंगे हाथों पतंगबाजी करने में जब पकड़े गए तो बड़े भाई साहब ने उनको नसीहत दी और बड़े भाई साहब का अनुभव का जो महत्व था उसके बारे में इस पार्ट में बताया गया है। अब हम रिवीजन के तौर पर आपके क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पार्ट के अंदर से ही पूछे जाएंगे। पार्ट के अंदर से मतलब क्या है, ये प्रश्न उत्तर है वो भी पार्ट के अंदर से है, पर बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इस पार्ट की बारीकी क्या है और इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिल रही है। मौखिक, आई होप आपने सारे क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे। अब मौखिक देखिए आप, कथानायक की रुचि किन किन कार्यों में थी, किन किन कार्य थे। कथानायक कौन था, कथानायक मतलब लेखक, खेलने कूदने में, पतंग उड़ाने में, है ना। अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय, पहला सवाल क्या करते थे, क्या करते थे, कहाँ थे अब तक, यही पूछते थे ना, कहाँ थे। तीसरा, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। दूसरी बार जब छोटा भाई पास हो गया तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया था, ये आया था ना कि मतलब उसके अंदर जो एक अहंकार का भाव पैदा हो गया था कि मैं खेलूं कूदूं या कितना भी करूं पर मैं कक्षा में प्रथम आ ही जाता हूं। फोर्थ में, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वो कौन सी कक्षा में पढ़ते थे, कितने बड़े थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 वर्ष बड़े थे और वे 9 में पढ़ते थे, कक्षा कौन सी, 9वीं में पढ़ते थे ना। फिर बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे, क्या करते थे, कॉपी पे जानवरों के, पक्षियों के चित्र बनाते थे और एक ही शब्द को बार बार लिखा करते थे। ठीक है, ये तो आपके ओरल है, वो आप सिर्फ एक लाइन में इसके उत्तर लिखकर इसके बेसिक को समझें। अब मैं आपको लिखित के कुछ क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखिए, लिखित का क्वेश्चन क्या है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। अब जब छोटा भाई पढ़ने से पहले क्या करता था, बड़े भाई जब उसको नसीहत देते थे, शिक्षा देते थे कि तुम्हें एक योजनाबद्ध कार्य करना चाहिए जिससे तुम अच्छे तरह से सफल होगे, तो छोटे भाई बड़े भाई की बात सुनकर क्या करते थे, टाइम टेबल बनाते थे। पर वो टाइम टेबल तो बना लेते थे पर वो उसको फॉलो नहीं करते थे। बड़े भाई को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा और खेलों से दूर रहेगा, लेकिन पहले ही दिन मैदान की सुखद हरियाली, मतलब छोटा भाई जो था वो बड़े भाई की बात मानते थे और ये मानते थे कि अब वो अगली बार शिकायत का मौका नहीं देगा। पर उसको टाइम टेबल बनाने के बाद फिर मैदान की वो हरियाली याद आती थी, हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल के उछल कूद, कबड्डी के दाव घात, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती के कारण वह उसका पालन नहीं कर पाता था, मतलब उसका दिमाग कहाँ रहता था, खेल में। सेकंड क्वेश्चन क्या है,
एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के भाई साहब के सामने पहुंचा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? कब? गुल्ली डंडे खेलने के बाद जब वापस वो धीरे से घर में जाते हैं तो बड़े भाई साहब क्या बोलते हैं? एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो वो बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने छोटे भाई को डांटते हुए उसे घमंडी बताया। क्या कहा कि तुम्हें कक्षा में पास हो गए या अव्वल आ गए तो तुम्हें घमंड आ गया। उन्होंने उसकी सफलता को तुक्का बताते हुए आने वाली कक्षा की पढ़ाई का भय दिखाया। उन्होंने कहा कि 1 साल पास हो गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम अगले साल भी पास हो जाओगे। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? बड़े भाई साहब चाहते थे ना कि मैं भी खेलना कूदना करूँगा, मैं भी पतंगबाजी करूँगा तो बड़े भाई साहब अपनी इच्छा इसलिए दबाते हैं कि बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। यदि वे स्वयं गलत मार्ग पर चलेंगे तो छोटे भाई को कैसे सही रास्ते पर लाएंगे? अपने नैतिक कर्तव्य का बोध होने के कारण उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। वो चाहते थे कि मैं अगर खेलूँगा तो मेरा भाई भी खेलने में ज़्यादा रुचि ले लिया, इसलिए वो अपनी मन की इच्छाओं को दबाते थे। क्वेश्चन नंबर 4, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़े भाई साहब छोटे भाई को सलाह देते थे कि दिन रात पढ़ना चाहिए और खेलकूद से दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे समय व्यर्थ होता है और यदि मेहनत नहीं करोगे तो उसी दर्जे में पड़े रहोगे। ऐसा वह अपने छोटे भाई को सही रास्ते पे लाने के लिए कहते थे। बड़े भाई हमेशा अनुभव का मतलब उनको जो अनुभव था और वही अनुभव की सीख अपने छोटे भाई को देते थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? छोटे भाई से बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? मतलब बड़े भाई साहब कभी कभी सोचते कि जो छोटा भाई चलो खेल रहा है खेलने दो, पर कभी कभी बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का फ़ायदा छोटा भाई उठा लेता था। छोटे भाई कौन? लेखक। छोटे भाई बड़े भाई साहब से नरम व्यवहार का फ़ायदा उठाते हुए पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी और अपनी मनमानी पर उतर आया। वह बड़े भाई से छिपकर दूसरे बच्चों के साथ पतंगबाजी में लग जाता था और उसे विश्वास हो गया था कि वह पढ़े या ना पढ़े पास तो हो ही जाएगा। अब ख वाला निम्नलिखित प्रश्नों को तो 50 से 60 शब्दों में लिखिए। बड़े भाई साहब की डांट। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचारों से प्रकट कीजिए। नहीं, क्योंकि बड़े भाई साहब के बार बार बोलने पर ही छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता, क्योंकि उनकी डांट फटकार से ही छोटा भाई पढ़ता था। छोटा भाई अनुभवहीन था, वह अपना भला बुरा नहीं समझ पाता। यदि बड़े भाई साहब उसे डांटते फटकारते नहीं तो वह जितना पढ़ता था उतना भी नहीं पढ़ता और अपना समय खेलकूद में ही गंवा देता। उसे बड़े भाई की डांट का डर था, इसी कारण उसे शिक्षा की अहमियत समझ में आई, विषयों की कठिनाइयों का पता लगा, अनुशासित होने के लाभ समझ में आए और वह अव्वल आया। मतलब बड़े भाई साहब की डांट के कारण वो डरते थे और इसी कारण वो पढ़ते थे और वो कक्षा में अव्वल आ जाते, वरना इतना भी नहीं पढ़ते थे। इस पाठ में लेखक ने सेकेंड वाला क्वेश्चन, इस पाठ में लेखक ने समुचित शिक्षा के किस तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? प्रस्तुत पाठ में लेखक क्या कह रहा है कि समुचित शिक्षा जिस तौर तरीकों को व्यंग किया है उसमें सर्वाधिक प्रमुख है रटकर पढ़ाई करना। देखिए ये चीज तब भी थी और आज भी है, रटकर पढ़ाई करना ये बहुत ही गलत तरीका है। इसका साक्षात प्रमाण है बड़े भाई साहब क्या करते थे? एक ही चीज को बार बार लिखते रहते थे, मतलब उसको समझना और रटना बहुत बड़ा फर्क है। और वो एक ही कक्षा में 2-2 बार फेल होते थे। जो दिन रात पुस्तक के एक एक शब्द को रटते रहते हैं और उनका अर्थ जानने की कोशिश नहीं करते, इसके अतिरिक्त खेलकूद को व्यर्थ समझना भी सही नहीं है। बच्चा जब बाहर जाता है, थोड़ा सा खेलना कूदना करता है तो वो फिजिकली भी स्ट्रांग होता है और थोड़ा सा फ्री हो जाता है, क्योंकि अपन एक ही चीज को बार बार लेके बैठे रहते हैं तो उससे बोरियत महसूस होती। पढ़ो, कम समय में पढ़ो पर पूरा मन लगाकर पढ़ो। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। विषय को समझने के स्थान पर केवल रटने पर ही जोर देना व्यर्थ है, ये गलत तरीका है। केवल रटन विद्या गलत तरीका है। किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। ये समुचित शिक्षा मतलब शिक्षा के तौर तरीकों पर व्यंग किया गया है, ठीक है ना, कि रटना गलत है, किसी भी चीज को हमेशा समझकर याद करना चाहिए। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब को जीवन का अनुभव था और उनके अनुसार जीवन की समझ जो है वो कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल पुस्तकें पढ़कर नहीं बल्कि दुनिया को देखकर आती है। बड़े भाई साहब क्या कहते हैं? वही व्यक्ति अधिक समझदार माना जाता है जिसे दुनिया देखने और समझने की अधिक
अनुभव होता है, मतलब जिसने दुनिया ज़्यादा देखी है। बड़े भाई साहब कहते हैं ना कि हमसे ज़्यादा हमारे दादा दादी को और माता पिता को अनुभव ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। यही कारण है कि किताबों को पढ़कर परीक्षा पास कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। असली बात है उस पढ़ी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारना व लागू करना। जीवन का व्यवहारिक अनुभव ही व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। किताबी ज्ञान से अधिक जरूरी है व्यवहारिक ज्ञान। उदाहरण के लिए घरों में बड़े बुजुर्ग कम शिक्षा पाकर भी समस्याओं से अधिक कुशलता से निपट लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन का अनुभव होता है। ये किसके अनुसार है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? मतलब श्रद्धा के भाव, आदर के भाव क्यों उत्पन्न हुए? छोटे भाई को खेलना बहुत पसंद था। जब बहुत खेलने के बाद भी उसने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसे स्वयं पर अभिमान हो गया था। मतलब व्यक्ति थोड़ा सा ऊंचा उठता है, चाहे वो कक्षा में हो या जीवन में किसी भी पद पे प्रतिष्ठा पे हो, तो उसे क्या हो जाता है? अहम, मतलब अहंकार हो जाता है। अब उसके मन में बड़े भाई का डर भी जाता रहा। मतलब छोटे भाई के मन में बड़े भाई का डर नहीं रहा। एक दिन पतंग उड़ाते समय उसे बड़े भाई साहब ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे समझाया और अगली कक्षा की पढ़ाई की कठिनाइयों का एहसास भी दिलाया। उन्होंने कहा कि जब तुम बड़ी कक्षा में आओगे तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वह कैसे उनके भविष्य के कारण अपने बचपन का गला घोंट रहे हैं। बड़े भाई साहब चाहते तो वो भी खेल सकते थे, वो भी पतंगबाजी कर सकते थे, पर नहीं। उनकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि उसके अव्वल आने के पीछे बड़े भाई की ही प्रेरणा रही है। मतलब बड़े भाई अगर उसे बार बार नहीं बताते, पढ़ाई का महत्व नहीं बताते, तो शायद वो कक्षा में अव्वल नहीं आ पाता। कि उसके अव्वल आने के पीछे बड़े भाई साहब की प्रेरणा रही है। इससे उनके मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? बड़े भाई की स्वभावगत विशेषता। बड़े भाई की विशेषता क्या क्या विशेषता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े भाई साहब अध्ययनशील, अध्ययन तो करते ही रहते हैं। वो तो शिक्षा नीति गलत थी कि रटने वाली प्रवृत्ति से वो फेल होते जाते। परिश्रमी भी थे एवं धुन के पक्के थे। वो एक धुन में लग जाते, जैसे चिड़िया के चित्र बनाते रहते या कुछ एक ही चीज को लिखते रहते, तो वो धुन के भी पक्के थे। चाहे उन्हें समझ में ना भी आए फिर भी परिश्रम करते रहते थे। वो छोटों के मार्गदर्शन में भी अच्छे थे। मतलब छोटे भाई को मार्गदर्शन करते थे और वह उनके मार्गदर्शन से ही लेखक आगे आया। वह अपने छोटे भाई को तरह तरह से समझाते हैं। वे उपदेश देने की कला में भी विशेषज्ञ हैं। हमेशा उपदेश देने की कला में वो विशेषज्ञ रहे हैं। वे अपने छोटे भाई को उपदेश देते समय अनेक प्रकार के उदाहरण देते थे। वे अनुशासन प्रिय एवं सिद्धांत में विश्वास करने वाले थे। वो हमेशा अनुशासन का पालन करते थे और सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 6, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? क्यों महत्वपूर्ण कहा है? बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार अनुभव से ही मनुष्य को जीवन की सही राह आती है। मतलब राह भी सही मिलती है और समझ भी आती है। वह बिगड़े हुए कामों को भी सही कर देता है जब उसे अनुभव होता है कि काम कैसे करना चाहिए। घर के छोटे बड़े काम से लेकर घर के बाहर के विशेषज्ञतापूर्ण कार्यों में अनुभव ही काम आता है। मतलब हर जगह किताबी ज्ञान या किताबी कीड़ा होना जरूरी नहीं, अनुभव ही मायने रखता है। उन्होंने अनुभव को महत्वपूर्ण बताने के लिए दादाजी, अम्मा जी और हेड मास्टर साहब का उदाहरण दिया है कि व्यक्ति पढ़ लिख जाता है पर अनुभव विशेष रूप से मायने रखता है जीवन में। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? बताइए पाठ के किन किन अंशों से पता लगता है कि छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब का आदर करता है? ये हम ग चारों पूछ लें। पहले क वाला पढ़ेंगे कि छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब का आदर कैसे करता है। पतंगबाजी के समय बड़े भाई साहब ने समझाया कि वह बड़ा है और उसे गलत राह पर नहीं जाने देगा। वह भले ही फेल हो जाए तो छोटे भाई को फेल नहीं होने देगा। यह सुनकर छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के लिए आदर उत्पन्न हुआ। ख भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। सही बात है, बड़े भाई साहब को जिंदगी का अनुभव है। वे जानते हैं कि दादा ने अपनी मेहनत की कमाई और कुशलता से परिवार का पालन किया। वह यह भी जानते हैं कि अपनी इच्छाओं पर काबू करके ही वह छोटे भाई को ठीक रख सकते हैं। अब ग वाला क्या कह रहा है कि भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा था ना। लास्ट में बताते हैं चैप्टर में कि किस तरह से भाई साहब उछल कर उस पतंग को लेने जाते हैं। संयोग से उसी वक्त एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजरी। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल, मतलब लड़के जो बहुत सारे इकट्ठे होकर पीछे पीछे दौड़ रहे थे, तो पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था एक झुंड। भाई साहब लंबे थे, उन्होंने ही
उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। ये उनके भीतर बच्चा होने का प्रमाण था। भाई साहब भी कोई ज़्यादा बड़े नहीं थे, 9वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे। उनके अंदर भी एक बचपना था, पर फिर भी उन्होंने अपने मन की इच्छाओं को दबाया। किसके लिए? छोटे भाई के लिए। बड़े भाई साहब, अब घ वाला क्वेश्चन क्या है? बड़े भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई को ज़्यादा खेलने के लिए डांटते, उनको भला मतलब भला बुरा समझाते, गलत सही को समझाते। वह चाहते थे कि उनका छोटा भाई ठीक रहे और अव्वल आए। अब आपके आशय स्पष्ट के कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही घुमाए हुए हैं, चैप्टर में से ही लिए हों, पर अब एक बार इन पे भी नज़र डाल लेते हैं क्या कह रहा है। इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। अब यहाँ बड़े भाई साहब क्या कहते हैं कि किसी भी परीक्षा में पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े भाई साहब इम्तिहान पास होने को बहुत महत्व नहीं देते थे। वे कहते थे किताबें रट के पास तो हो सकते हैं, परंतु जीवन के अनुभव और बुद्धि के विकास से ही इंसान बुद्धिमान बनता है। इसलिए इम्तिहान पास कर लेने से अधिक महत्वपूर्ण बात अनुभव का होना, व्यक्ति का बुद्धिमान होना विशेष मायना रखता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन से जकड़ा रहता है, में फटकार और गुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता। ये किसके लिए? छोटे भाई के लिए बात कही गई है कि मोह और माया के बीच कैसे फंस रहा है, मतलब पढ़ाई और खेल के बीच में। लेखक हर समय अपने खेलकूद सैर सपाटे में मस्त रहता था और बड़े भाई साहब के डांट खाता रहता था, परंतु फिर भी खेलकूद नहीं छोड़ता था। जैसे संकटों में फंसकर भी मनुष्य अपनी मोह माया नहीं छोड़ता, उसी प्रकार छोटा भाई खेलकूद को नहीं छोड़ सकता था। वही खेलकूद में फंसना और पढ़ाई के बीच में, मतलब मोह और माया के बीच में फंसना। तीसरा क्या है? बुद्धिमान ही पुख्ता न, मतलब बुनियाद भी पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। ये बड़े भाई साहब कहते थे। बड़े भाई साहब का विचार था कि यदि मकान की नींव कमजोर हो तो उस पर मंजिल खड़ी नहीं हो सकती, और होती हुई तो कुछ समय के लिए ही टिकी रहती है। यानी अगर पढ़ाई का शुरुआती आधार ठोस नहीं हो तो मनुष्य आगे चलकर कुछ नहीं सीख पाता। पढ़ाई के साथ साथ उसके लिए अनुभव भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मन गति से झुमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वयं से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। ये सिर्फ उस पाठ से लिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। लेखक जब पतंग लूट रहा था तो उसकी आंखें किसकी तरफ थी? चैप्टर के आखिरी में ये चीज़ दी गई है। लेखक जब पतंग लूट रहा था तो उसकी आंखें आसमान की ओर थी और मन पतंग रूपी राहगीर की तरह, उसे पतंग एक दिव्य आत्मा जैसी लग रही थी जो धीरे धीरे नीचे आ रही थी। वह उसे पाने के लिए दौड़ रहा था। और बाद में वो पतंग किसने पाई थी? लेखक के बड़े भाई ने। अब हम पढ़ेंगे भाषा अध्ययन। अब ये भाषा अध्ययन क्या है? ये व्याकरण को बता रहा है। फर्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मतलब एक ही शब्द को किन किन दूसरे अर्थ में या दूसरे शब्द में बोलते हैं। जैसे नसीहत, नसीहत का अर्थ क्या होता है? मतलब दूसरे नसीहत शब्द को और क्या बोल सकते हैं? उपदेश, सलाह। रोष, गुस्सा, क्रोध। आज़ादी, मुक्ति, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, है ना। राजा, भूपति, नृपति। ताजुब मतलब अचंबा, आश्चर्य, है ना। तो इस तरह से हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि पर्यायवाची शब्द हम इन चारों पांचों को पढ़ें। आपके जो पाठ में आए हैं उनके पर्यायवाची भी आ सकते हैं। सेकेंड, प्रेमचंद की भाषा बहुत पैनी और मुहावरदार है, इसलिए इसकी कहानियाँ रोचक और प्रभावपूर्ण होती है। इस कहानी में आप देखेंगे कि हर अनुच्छेद में 2-3 मुहावरों का प्रयोग हुआ है। मतलब आपके जो चैप्टर में जितने भी अनुच्छेद है उसमें एक दो मुहावरे आए हैं। उदाहरण, इन वाक्यों को देखिए और ध्यान से पढ़िए। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पड़ता था। तो बैठना पड़ता था, पहाड़ सा लगता था, मतलब बैठना पहाड़ था। तो पहाड़ लगना मतलब बहुत ही ज़्यादा भारी लगना, पहाड़ था। ये एक मुहावरा बन रहा है। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी लगती बातें कहते थे। लगती बातें मतलब चुभने वाली बातें। ऐसे सूक्ति बाण चलाते, मतलब तीखे बाण। सूक्ति बाण चलाना मतलब तीखे बाण, कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। ये जिगर के टुकड़े टुकड़े होना भी मुहावरे में आ जाएगा। और हिम्मत टूट जाती थी, हिम्मत टूटना भी मुहावरे में आ जाता है। ये दोनों चीज़ भी
मुहावरे में आ जाता है। वह जानलेवा टाइम टेबल, जानलेवा मतलब किसी भी चीज़ को में बहुत ही परिश्रम से मेहनत करना, जानलेवा टाइम टेबल। वह आँख फोड़ पुस्तकें, आँख फोड़ पुस्तकें मतलब गहरी आंखें जमा कर उस चीज़ में देखना, पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। ठीक है, इस तरह की बात, तो मतलब ये एक सिर्फ अनुच्छेद से लिए गए कुछ वाक्य हैं जिसमें एक दो मुहावरे आए हैं। अब मुहावरे कौन कौन से हैं? निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सिर पर नंगी तलवार लटकाना, आड़े हाथों लेना, अंधे के हाथ बटे लगना, लोहे के चने चबाना, दांतों पसीना आना, एरा गिरा नत्थु गिरा। फर्स्ट क्या है? अब हम वाक्य प्रयोग करें। अगर इनके अर्थ पूछे तो अर्थ लिखना, और वाक्य प्रयोग पूछे तो सिर्फ वाक्य प्रयोग लिखना। अब हम सिर्फ वाक्य प्रयोग पूछा है इसलिए हम वाक्य प्रयोग लिखे। आज का गृह कार्य न करने के कारण सुरेश के सिर पर नंगी तलवार लटकी पड़ी है। मतलब हम होमवर्क नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं डर रहता है, तो क्या कहा गया है? नंगी तलवार लटकी पड़ी है। छात्रों को बदमाशी करते हुए देखकर शिक्षक ने उन्हें आड़े हाथों लिया। अब क्या है? होनहार छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देखकर रमेश परीक्षा में अव्वल आया। यह तो अंधे के हाथ बटे लग जाने जैसा है। मतलब अच्छा बच्चा है, अगर उसके प्रश्न उत्तर को देख के टीचर के हाथ में क्या हो जाता है? अंधे के हाथ बटे लग गए। IAS की परीक्षा पास करना लोहे के चने चबाने के समान है। मतलब सिर्फ सुनना और उस काम को कर दिखाना मतलब लोहे के चने चबाने के बराबर है। रमेश ने राजीव से कहा, अभी तुम कक्षा 8वीं में हो, जब कक्षा 11वीं में आओगे तब तुम्हें दांतों पसीना आ जाएगा। मतलब बड़ी कक्षा में आओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि मेहनत क्या होती है। दांतों पसीना आना मतलब अधिक मेहनत करना। छोटे मोटे काम तो एरे गिरे नत्थु गेरे भी कर लिया करते हैं। मतलब एरे गिरे नत्थु गेरे मतलब जिसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं हो, तो छोटे मोटे काम तो एरे गिरे नत्थु गेरे भी कर लिया करते हैं। ठीक है, ये थे मुहावरे। अब निम्नलिखित तत्सम तद्भव देशी आगत शब्दों में दिए गए उदाहरणों को आधार पर छांट कर लिखिए। तत्सम मतलब जिसमें संस्कृत मिक्स शब्द हो, तद्भव मतलब हिंदी मिक्स शब्द, देशी मतलब जो अपने यहीं के बोले जाने वाले शब्द, आगत मतलब जो विदेशों से या दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द, वो उन्हें आगत शब्द कहते हैं। तत्सम तद्भव देशज और आगत। इसमें आप देखिए तत्सम शब्द में चेष्टा, सुक्तिबान, आधिपत्य, प्रातः काल, विद्वान और निपुण, अवहेलना। तद्भव शब्द में आँख फोड़ पन्ना। देशज शब्द में गुड़किया, फटकार। आगत शब्द जो अंग्रेजी और उर्दू से ली गई है, तालीम, जल्दबाजी, पुख्ता, हाशिया, जमात, हर, जानलेवा, मेला तमाशा, मसलम, स्पेशल, स्कीम, भाई साहब, टाइम टेबल, ये आगत शब्द में हो गए। अब चौथा वाला क्या कह रहा है कि क्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है? जो जिस काम का कोई उद्देश्य पता लग रहा हो या कुछ सार्थकता हो। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। शीला ने सेब खाया, मोहन पानी पी रहा है, मतलब उसका कुछ अर्थ निकल रहा हो, उसे हम सकर्मक कहते हैं। और अकर्मक जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। वाक्य में जिस क्रिया का प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती, मतलब जैसे कोई उम्मीद नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला हंसती है, हंसने का कोई मतलब होता है क्या? या बच्चा रो रहा है तो रोने का कोई मतलब होता है? नहीं होता है। इस तरह कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें अकर्मक सकर्मक पहचानना है। जैसे उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, सकर्मक हो गया, हाथ पकड़ना एक क्रिया है। फिर चोरों सा जीवन कटने लगा, मतलब जीवन चोरों सा कटना तो उसका कोई मतलब नहीं है, अकर्मक। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा, पढ़ना मतलब एक क्रिया सार्थक है। सकर्मक में यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा, मतलब उसने कुछ सुना है, गुस्से रूप से मतलब कुछ सुना और फिर आंसू निकला, मतलब दर्द हुआ तो वो सकर्मक हुआ। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, ये सकर्मक हुआ। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, मतलब दौड़ रहा था, उसका कोई मतलब नहीं था, उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, उसका कोई उद्देश्य नहीं था कहीं पहुंचने का, तो वो अकर्मक क्रिया हुई। ठीक है, अब आपका ईक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। ईक प्रत्यय, तो विचार में ईक प्रत्यय लगाएंगे तो ये जो ई की मात्रा है ये ए में परिवर्तित हो जाएगी और ये ई की मात्रा यहाँ लग जाएगी। विचार का हो जाएगा वैचारिक और इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक। ईक प्रत्यय लगाना है। संसार का सांसारिक, दिन का दैनिक, नीति का नैतिक और प्रयोग का प्रायोगिक, अधिकार का आधिकारिक। ये आपको ईक प्रत्यय लगाकर अलग अलग शब्दों की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, योग्यता विस्तार में अगर आपको प्रेमचंद से संबंधित कोई बुक मिलती है तो क्या कहा गया है कि प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। इनमें से कहानियां पढ़िए और कक्षा में सुनाइए, कुछ कहानियों का मंचन भी कीजिए। तो आप सर्च करके इनकी कहानियां, प्रेमचंद की कहानियां
पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के तौर पर किस तरह से आपका पेपर आएगा वो बता देती हूँ। देखिए, आपके जो पीटी का क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। ये मैं सैम्पल पेपर समझा रही हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपको जैसे मैंने यहाँ 2 पर्यायवाची लिखने के लिए दिए हैं, एक एक शब्द के 2 पर्यायवाची लिखने के दिए हैं। यहाँ आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं 1 नंबर के। ठीक है, तो निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए, क्रोध, आश्चर्य, नसीहत, स्वाधीनता। इनके आपको और आपको इनको सॉल्व भी करना है। आपकी कॉपी में सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से पेपर को सॉल्व करते हैं। अब सेकंड वाला एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। यह भी मैंने आपको समझाया है, वैचारिक, सांसारिक, आधिकारिक, दैनिक। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के रहेंगे। निम्नलिखित वाक्यों की क्रिया बताइए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी होगी, वह पीछे पीछे दौड़ रहा होगा। इस तरह से आपको अकर्मक सकर्मक लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन कौन सा रहेगा, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एरा गिरा नतु गिरा, सिर पर नंगी तलवार लटकना, इसका अर्थ अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा ना। तो इस तरह से आपके 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। वो आपके बुक्स में से भी आ सकते हैं और ग्रामर से भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चन आएंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के। बड़े भाई साहब छोटे भाई से प्रश्न करके क्या उपदेश देते थे। कक्षा सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, कक्षा में प्रथम आने पर छोटे भाई के स्वभाव में क्या परिवर्तन आ गया था, ये आपको लिखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन रहेगा आपका 4 मार्क्स का, प्रस्तुत कहानी बड़े भाई साहब से क्या शिक्षा मिलती है। आपको बड़े भाई साहब पाठ से क्या शिक्षा मिली, इसको आपको लिखना है 4 मार्क्स में। और आपकी टाइमिंग रहेगी 30 मिनट्स की। आपको क्वेश्चन के आंसर उसी हिसाब से देने होंगे। 30 मिनट्स का आपका टाइम रहेगा और आपको पेपर सोल्व करने उन 30 मिनट्स के अंदर सेंड करना होगा। ओके, आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, उसके बेसिक को समझें और उसके पूरी ग्रामर समझें। ओके, हैव ए नाइस